नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, अब आपकी RCET एग्जाम में समय बहुत ही कम रह चुका है। कम समय में आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैंने आप सबके लिए RCET एग्जाम के नए सिलेबस के अनुसार 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार किए हैं। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को अपने आने वाले RCET एग्जाम से पहले अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है ग्राफिकल टेबल में क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ग्राफिकल टेबल है वो MS एक्सेल के अंदर बनती है। जैसे कि यदि आपको मैं उदाहरण बताऊं तो कुछ इस प्रकार से आपकी ग्राफिकल टेबल होती है। देख सकते हैं ये आपकी यह है ग्राफिकल टेबल है। दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर ये जो ग्राफिकल टेबल है वो पेन द्वारा बनती है, यानी कि आपको कर्सर दिया होगा और उस कर्सर के माध्यम से आप इस ग्राफिकल टेबल को बनाएंगे। यानी कि जो ग्राफिकल टेबल में उपयोग होता है वो होता है पेन, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक प्राइमरी की में क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइमरी की जो है वो MS एक्सेल के अंदर एक प्रकार का फंक्शन है जो कि MS एक्सेल की जो सेल है उसके अंदर यूनिक वैल्यूज डालता है। क्या डालता है दोस्तों? यूनिक वैल्यूज, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों, आपको क्या करना है, MS वर्ड में जाके एक पेज लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही कोई एक पेज लेंगे तो वो जो पेज है वो दो भागों में बटा होगा। पहला ऊपरी भाग जिसे हम कहेंगे हेडर, और निचला जो भाग है उसे हम कहेंगे फुटर। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि उस पेज का जो निचला हिस्सा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फुटर, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, गूगल ड्राइव में हम कितने GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सब के सब क्या हैं, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास में गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है इसके अंदर हम मैक्सिमम 15 GB जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 चलानी है। आप जैसे ही विंडोज 10 चलाएंगे तो आपको स्नैप असिस्ट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। दोस्तों, आप जैसे ही स्नैप असिस्ट का ऑप्शन है वो ऑन करेंगे तो दोस्तों होगा क्या कि जैसे कि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो उसकी स्क्रीन अलग हो जाएगी, और यदि आप कोई वेबसाइट चला रहे हो उसकी स्क्रीन अलग हो जाएगी, और यदि आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसकी स्क्रीन है वो अलग हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, स्नैप असिस्ट क्या करता है, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाता है। तो इस प्रकार से पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, ज्यादातर लेजर प्रिंटर कैसे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं वो केवल एक ही रंग के पेज का प्रिंट करते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको पूरे पेज में केवल एक ही रंग मिलेगा। यानी कि ज्यादातर लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, मोनोक्रोम होते हैं। तो छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सर्च इंजन क्या होता है। दोस्तों, सर्च इंजन के हमारे पास में एग्जांपल हैं गूगल, याहू, बिंग, बाइडू। दोस्तों, ये क्या है, सर्च इंजन के एग्जांपल हैं। दोस्तों, किसी भी सर्च इंजन के अंदर हम कोई भी चीज है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप गूगल सर्च इंजन पर जाओगे तो आप जैसे ही गूगल सर्च इंजन खोलोगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सर्च का। इसका मिलेगा दोस्तों सर्च का, यानी कि आप अपने जो टेक्स्ट है वो डालिए, हम आपको सूचना है वो प्रदान करा देंगे। यानी कि दोस्तों, आपको सूचनाओं को खोजने के लिए क्या करना होता है, सर्च इंजन पर सर्चिंग का ऑप्शन क्लिक करना होता है। यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, हब। दोस्तों, जो हब होता है वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है। दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर कई प्रकार के पोर्ट होते हैं। दोस्तों, इन पोर्टों की सहायता से हम कितने भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हब एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है जिससे हम कितने भी कंप्यूटर, कितने भी लैपटॉप और कितने भी मोबाइलों के अंदर हम इंटरनेट चला सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ AI। यानी कि दोस्तों, आपको AI की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों, AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं रैम की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों, रैम के दो प्रकार होते हैं, पहली डी रैम और दूसरा एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वहीं एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार से हमारे पास में
रैम के दो प्रकार हैं, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, नए मतदान पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप 18 साल से ऊपर हो गए हो और आपको एक अपना नया वोटर आईडी बनानी है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? आप भारत सरकार द्वारा निकाले गए फॉर्म नंबर 6 को भरोगे और आपका जो नया वोटर आईडी है वो बन जाएगा। यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं होती? तो दोस्तों मैंने आपको पिछले काफी वीडियो में बताया है कि जो कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसमें जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे होती है टाइटल बार, और वहीं कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे होती है टास्क बार। दोस्तों टास्क बार का जो इधर वाला साइड है उसमें क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। यानी कि दोस्तों स्टार्ट बटन ऑप्शन टास्क बार में मौजूद होता है, और वहीं सिस्टम ट्रे और टाइम एंड डेट ऑप्शन है वो भी टास्क बार में मौजूद होता है। यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती है? टास्क बार में मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों जो हमारे पास में मिनिमाइज बटन है वो टास्क बार में नहीं होता, बल्कि ये टाइटल बार में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ये हमारे पास में टाइटल बार में होता है। यदि मैं बात करूं टाइटल बार के अंदर मिनिमाइज बटन की, तो यहाँ पे ये मिनिमाइज बटन होता है। दोस्तों आप जैसे ही मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी। जैसे कि पहले ये डेस्कटॉप स्क्रीन थी, अब आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि टास्क बार में कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता? तो वो नहीं होता मिनिमाइज बटन, क्योंकि ये टाइटल बार में मौजूद होता है। करेक्ट आंसर 12वें का होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है लिनक्स। तो दोस्तों लिनक्स जो है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि ये वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल गलत होगा। आगे हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है एप्पल iOS 9। दोस्तों अब आपने सोचा होगा कि एप्पल iOS 9 है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता होगा, क्योंकि एप्पल जो कंपनी है वो केवल मोबाइल ही बनाती है। नहीं दोस्तों, एप्पल जो कंपनी है वो मोबाइल के साथ लैपटॉप और टैबलेट भी बनाती है। तो ये क्या है? कंप्यूटर की तरफ चला गया। तो ये क्या है दोस्तों? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट आंसर है। आगे देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, तो ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। हमारे पास में बचा ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड M 6.0। दोस्तों ये जो हमारे पास में है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि एंड्रॉइड एक ऐसा वर्जन है जो कि ना तो कंप्यूटर में चलता है और ना ही टैबलेट में चलता है, ये केवल मोबाइल में ही चलता है। तो इस प्रकार से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड M 6.0। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला रोम खुद, दूसरा EPROM, तीसरा EEPROM। ये क्या होते हैं? रोम के 3 प्रकार होते हैं। देखिए जो हमारे पास में रोम है जो कि बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है उसका नाम है EEPROM। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसको इरेज कर सकते हो। और वहीं सी ऑप्शन इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसको आप इरेज तो कर सकते हो लेकिन वो बिजली के सिग्नल से नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसी रोम वो कौन सी है जो बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? तो वो है EEPROM। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसके साथ कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब ई साइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन। दोस्तों राजस्थान सरकार ने कह रखा है कि अब जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे उसमें ई साइन हुआ हुआ होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन हुआ हुआ होगा। यदि नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट क्या है? बिल्कुल फर्जी है। दोस्तों यदि आपने हाल ही के अंदर अपना मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो उसमें आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको हरे कलर का टिक मिलेगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। क्या दोस्तों? बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो डिजिटल हस्ताक्षर है वो डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी दिखाता है। आप देख सकते हैं डिजिटल हस्ताक्षर है वो PDF डॉक्यूमेंट में होता है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में होता है और साथ ही ईमेल संदेश में भी होता है, क्योंकि ईमेल के अंदर कई ईमेल ऐसे होते हैं जो कि स्पैम होते हैं। इससे पता लगता है कि ये ईमेल बिल्कुल ओरिजिनल है यदि उस पर डिजिटल हस्ताक्षर हुआ है तो। दोस्तों इस प्रकार से 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर बूटिंग जो है वो टोटल 4 प्रकार की होती है, यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से नेटवर्क के प्रकार नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे पास में नेटवर्क का प्रकार नहीं है उसे हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है WLAN। दोस्तों ये क्या है? नेटवर्क का प्रकार है। इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार से बी ऑप्शन है पेन। दोस्तों पेन भी क्या है? नेटवर्क का प्रकार है। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है MAN मेन। दोस्तों ये भी क्या है?
नेटवर्क का प्रकार होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेजर एरिया नेटवर्क। दोस्तों जो हमारे पास में सी ऑप्शन है TEN, ये क्या होता है, नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है, यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, URL किस बार में शो होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं URL की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। दोस्तों URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और जो URL है वो एड्रेस बार में शो होता है, यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रेस बार। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा MS एक्सेल के अंदर क्या होती है, सेल होती है। दोस्तों ये जो सेल है वो हमारे पास में 2 लाइनों से बनती है, पहली लाइन है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वर्टिकल। दोस्तों इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं ग्रिड लाइन, यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल जो है वो कंप्यूटर की सेटिंग है, जिसमें जाके हमें कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, दूसरा है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तीसरा है प्रोग्राम। इस प्रकार से कई ऑप्शन है वो कंट्रोल पैनल में पाए जाते हैं, यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी ऑप्शन है वो कंट्रोल पैनल में मिलते हैं। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो दोस्तों जो हमारे पास में सर्च इंजन है बिंग, इसका निर्माण है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो इस प्रकार से 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेस, ये सभी के सभी प्रोग्राम हैं वो भी निर्मित किए हैं। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, एक नेटवर्क गेटवे क्या होता है। तो दोस्तों एक नेटवर्क गेटवे है वो एक इंटर नेटवर्किंग सिस्टम होता है, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, जब आप किसी इमेज का चुनाव करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है। यानी कि दोस्तों आपको किसी एक इमेज का चुनाव करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या क्या देखेंगे। दोस्तों आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसके 8 कोने देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपके पास में ये इमेज है, तो आप इसके 8 कोने देखेंगे और चारों तरफ चेक करेंगे कि ये इमेज कैसे दिखती है। यानी कि दोस्तों आप इमेज का चुनाव करते वक्त इमेज की 8 साइजिंग हैंडलिंग करेंगे, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज महत्वपूर्ण फाइलों को कहाँ स्टोर करती है। यानी कि दोस्तों जो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 और विंडोज विस्टा है, वो महत्वपूर्ण फाइलों को कहाँ स्टोर करती है, वो करती है दोस्तों रूट डायरेक्टरी में। क्या करती है दोस्तों, रूट डायरेक्टरी में। और यदि आपने कोई फाइल मिटा दी है तो वो जो फाइल है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको MS एक्सेल में जाना है और आपको क्या करना है, कॉलम सेलेक्ट करनी है। दोस्तों आप जब कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले पेज का जो हेडर है उस हेडर पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको कॉलम है वो सिलेक्ट करनी होगी। देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, कॉलम के हेडर पर क्लिक करना होगा, फिर आपको क्या करनी होगी, कॉलम सेलेक्ट करनी होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार से कॉलम में क्लिक करना होगा, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार से कॉलम कमांड पर क्लिक करना होगा, इससे भी आपकी कॉलम सेलेक्ट हो वो हो जाएगी। यानी कि इन सभी के सभी ऑप्शन द्वारा हम अपनी कॉलम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सर्च इंजन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं गूगल, याहू, बिंग, बाइडू और आस्क। दोस्तों आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आस्क। तो आस्क क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। और वहीं ऑप्शन बी है बाइडू। तो दोस्तों बाइडू भी क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। आगे देख सकते हैं गूगल, तो गूगल भी क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। आगे ऑप्शन नंबर डी सफारी। तो दोस्तों सफारी जो है वो सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि एक प्रकार क्या है, वेब ब्राउजर है। यानी कि दोस्तों 26वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, व्हाट्सएप ऐप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ऐप का जो उपयोग है वो वीडियो कॉल के लिए किया जाता है, वहीं टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए भी किया जाता है। यानी कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन है वो व्हाट्सएप के कार्य हैं। और आगे है चैटिंग के लिए। दोस्तों व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से हम एक दोस्त से दूसरे दोस्त को चैटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों कार्य हैं वो व्हाट्सएप के हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है SBI बड़ी। तो दोस्तों SBI बैंक द्वारा SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट तैयार किया गया है, यानी कि ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है।
और वहीं भीम भी क्या होता है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है। दोस्तों भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है पेटीएम। तो दोस्तों आपको पता ही होगा पेटीएम तो जाना माना मोबाइल वॉलेट है। इसी के आगे है ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड है वो किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट नहीं होता, जबकि ये क्या है, ये तो हमारे पास में डिजिटल लेन देन का एक कार्ड है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है वो नहीं है क्रेडिट कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, आपकी क्वेरी के अनुसार सर्च इंजन एक सूची प्रदर्शित करता है, इसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप सर्च इंजन गूगल पर गए और आपकी क्वेरी है कि मुझे RSCIT के इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए। दोस्तों आप जैसे ही गूगल पर ये लिखेंगे तो आपके सामने सर्च इंजन रिजल्ट पेज आ जाएंगे, यानी कि कई प्रकार के पेज आ जाएंगे। दोस्तों ये सूची क्या होगी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज होगी। तो इस प्रकार से 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होती। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जीमेल खोलनी है और देखना है कि इनमें से कौन सा फोल्डर नहीं है। आप देखेंगे सेंट मेल आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसी प्रकार से रिसीव मेल भी मिल जाएगा और वहीं आपको जीमेल के अंदर स्पैम ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। दोस्तों स्पैम ऑप्शन के अंदर ऐसे मैसेज होते हैं जो कि आपको किसी अननोन पर्सन ने किए हों, जिसे आप ना जानते हो। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं, ईमेल फोल्डर में दिखाई देने वाले ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ABD ऑप्शन है ये सभी के सभी क्या है, ईमेल के अंदर फोल्डर होते हैं, लेकिन जो ट्रैश ऑप्शन है वो ईमेल फोल्डर नहीं है। तो इस प्रकार से 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। दोस्तों पहला जो कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। और दोस्तों भारत के अंदर जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम। और दुनिया के अंदर जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था CDC 6600। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी, यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या है, एक कंप्यूटर है, हम इस कंप्यूटर से कोई एक डाटा भेज रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। दोस्तों होगा क्या कि अब डाटा भेज तो देंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा। दोस्तों जो हमारे पास में टाइम लगेगा उसे बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा को भेजने में लगा समय क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये तो पता होगा कि भारत के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर आया था सिद्धार्थ। दोस्तों ये जैसे ही कंप्यूटर आया सिद्धार्थ, तो कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होते हैं वो आना स्टार्ट हो गए। दोस्तों कंप्यूटर वायरस ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, कंप्यूटर पर आक्रमण करते हैं और कंप्यूटर से डाटा चोरी करते हैं। तो दोस्तों भारत के अंदर जो सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस आया था उसका नाम था सी ब्रेन। क्या नाम था दोस्तों, सी ब्रेन। तो इस प्रकार से 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 36वां प्रश्न पूछा गया है, www के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि www की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और दोस्तों इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था टिम बर्नर ली। क्या नाम था दोस्तों, टिम बर्नर ली, यानी कि 36वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 37वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हर साल कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने का जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। दोस्तों वो मनाया जाता है हमारे पास में 2 दिसंबर को, यानी कि 37वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 38वां प्रश्न पूछा गया है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन पड़ा है और आपको तुरंत क्या करना है, बिना पावर स्विच ऑफ किए आपको उस कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। तो उस रिस्टार्ट को कहेंगे कोल्ड बूटिंग। क्या कहेंगे दोस्तों, कोल्ड बूटिंग, यानी कि 38वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 39वां प्रश्न पूछा गया है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले CPU की फुल फॉर्म समझनी होगी। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और साथ ही जो CPU की शेप होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। दोस्तों CPU के अंदर हमारे पास में क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, इन सभी के कार्यों को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो इस प्रकार से CPU का वह भाग क्या कहलाएगा, कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार से 39वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 40वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है।
तो दोस्तों आपको मैंने सर्च इंजन के एग्जाम्पल पहले बता दिए थे। सर्च इंजन के एग्जाम्पल होते हैं आस्क, बाइडू, गूगल, याहू और बिंग। हमारे पास में पहला ऑप्शन ये है गूगल, तो ये क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। और वहीं याहू भी क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। और बाइडू भी क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है अल्फा, ये किसी भी प्रकार का सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि 40वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।